यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने रखा है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था। मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव हैं। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, तब ऐसी ही संगोष्ठियां, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात ये स्मृति को पुनर्जीवित करते हैं। और हम सब ने ये याद रखना चाहिए, कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कर कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए। और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। ये हमारा जन स्वभाव है और इसलिए ये लड़ाई हम जीते हैं। कोई डरकर चुप रहे होंगे, कोई कफन बांधकर लड़े होंगे, किन्होंने सहन किया होगा, किन्होंने समय की राह देखी होगी, मगर मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उस वक्त जितने भी पुख्त नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा, सिवा तानाशाह और उनसे फायदा करने वाली एक छोटी सी टोली के। और इसीलिए जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार
गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों को, विधिक प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। 13 समितियों का गठन हुआ। 165 दिन में 11 सत्र संपन्न हुए। 163 दिन में 114 दिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विशद लंबी चर्चा हुई। 1100 घंटा और 32 मिनट चर्चा हुई। 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फाइनल शेप दिया और जिस संविधान के निर्माण में दुनिया भर के लोकतंत्र के संविधान से ज्यादा विचार विमर्श हुआ, इतना त्याग, तपस्या और परिश्रम सैकड़ों लोगों ने किया, उसको किचन कैबिनेट के फरमान ने 1 मिनट में खारिज कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसका सूर्योदय 21 महीने के बाद हुआ और ये सबसे छोटी रात थी जिसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कवायद को क्षण भर में निरस्त करने का काम किया। मित्रों, आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के, स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। एक सुबह जो भारत की आत्मा को जगा गई, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी को हम तर्कों, तथ्यों और घटनाओं की श्रृंखला से हम जरूर समझ सकते हैं। बहुत सारा लिखा भी गया है और हितेश शंकर जी ने कहा इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है, ये क्यों हुआ इसकी। परंतु मेरा मानना है कि तर्क या तथ्य से अधिक प्रभावी होती है मनुष्य की संवेदना और कल्पना। मैं इस सभागार में बैठे हुए सभी को कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए वो क्षण की, जिस क्षण में कल तक तो आप भारत के नागरिक थे, दूसरे दिन सुबह ही आप एक तानाशाह के गुलाम बनकर रह जाते हैं। कल तक आप एक पत्रकार थे, सच का आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ थे, आज आप असामाजिक तत्व बन जाते हो और विरोधी, देश विरोधी घोषित कर दिए जाते हो। कल तक आप छात्र थे जो देश का भविष्य होता है, आज आप अस्थिरता फैलाने वाले करार कर दिए जाते हो। कल तक आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाने वाले माने जाते थे, आज आप देश के लिए खतरा बन गए हो। कल तक आप
एक आम नागरिक थे, जिसको ना संविधान की धाराएं मालूम थी, ना संसद की प्रक्रिया। आज आप काल कोठरी के अंदर जेल में डाल दिए जाते हो। आपने कोई नारा नहीं दिया, कोई जुलूस नहीं निकाला, फिर भी गलती सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच आजाद थी। एक क्षण, ये सुबह कितनी क्रूरता के साथ भारत की जनता के पर बीती होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मेरे साथ दो लोग जो मंच पर बैठे हैं, दोनों ने पल्ला झाड़ दिया कि हम तो उस वक्त जन्मे ही नहीं थे, मगर मैं पल्ला नहीं झाड़ सकता। मैं उस वक्त 11 साल का था। गुजरात में वैसे आपातकाल की असर बहुत कम हुई थी, क्योंकि वहां जनता सरकार बन चुकी थी, परंतु बाद में जनता सरकार भी गिरा दी गई और आपातकाल का कहर 1 साल के बाद गुजरात पर भी टूटा। हमने देखा है हमारे गांव के अंदर जनसंघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, कई संस्था कांग्रेसी, समाजवादी, सर्वोदयी, कई प्रकार के लोग जो अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर भारत के नवनिर्माण की गति को, पुनर्निर्माण की दिशा को तय करने में लगे थे, वो सारे के सारे देशद्रोही बनकर जेल की काल कोठरी में बंद कर दिए। मेरे अकेले गांव से, छोटा गांव है मेरा साहब, मेरे अकेले गांव से 184 लोगों को जेल के डिब्बे के अंदर, ब्लू डिब्बे के अंदर डालकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। मैं आज तक और मेरे मृत्यु की क्षण तक वो दिन नहीं भूल सकता, वो दृश्य नहीं भूल सकता। उस वक्त हम गांव के बड़ों को पूछते थे, ये प्रोफेसर मंगलदास का दोष क्या है? कोई नहीं बता सकता था, कोई बताना भी नहीं चाहता था, किसी में हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो जो दृश्य देखा था वो बहुत क्रूर और हृदय विदारक था। 25 जून 1975 की वो सुबह, जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता, जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मतभिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंदकर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए, विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से आते हो, किस अधिकार से संविधान की बात करते हो? सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल